हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो हम लोगों का सेशन चल रहा है सॉल्यूशन, और इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑस्मोसिस पढ़ा था, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, है ना, और रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किया था लास्ट क्लास में। आज आगे चलते हैं और आगे हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे आज। तो एक जैक बोर्ड में इंपॉर्टेंट सवाल ये रहता है, जरा इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया था, बस इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है अपने कॉपी में। 3 नंबर का सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है, सीबीएसई में तो नहीं पूछेगा, पर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकता है। तो इसको नोट डाउन कर लें। क्या है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बीच का डिफरेंस है। आप लोग को साफ दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। तो क्या है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बीच का डिफरेंस है। कोई भी अब 3 नंबर का सवाल होगा, इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, ये मैं समझा चुका हूँ लास्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें, नोट डाउन करें। आगे चलेंगे इसके बाद। अब हम लोग को जो समझना है आज के क्लास में, वो समझना है, ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान देंगे। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये 1 नंबर का सवाल हो सकता है। देखेंगे इसके बारे में क्या होता है। ये हेडिंग पढ़ेंगे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। देखिए, कहीं भी अगर एक शब्द लिखा हुआ हो बच्चों, आइसो लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, आइसो लिखा हुआ हो, तो आइसो का मतलब आपको सेम समझना है। क्या समझना है, आइसो अगर कहीं लिखा हुआ हो तो आइसो का मतलब आपको सेम समझना है। सेम, आइसो कहीं भी लिखा रहे तो इसका मतलब सेम समझना है। तो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का दूसरा पर्यायवाची नाम क्या है, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तो नाम से ही इसका अर्थ पता चल रहा है, और इसका अर्थ क्या पता चल रहा है कि वैसे 2 सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, यानी वो 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में क्या हो, सेम हो, वैसे सॉल्यूशन आपस में एक दूसरे के लिए आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहे जाते हैं। 2 सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, यानी पहला सॉल्यूशन को पाई 1 कह रहे हैं और दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई 2 कह रहे हैं। पहला सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई 1 कह रहे हैं और दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई 2 कह रहे हैं। पाई से ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? ठीक है, तो 2 सॉल्यूशन अगर इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो ये दोनों एक दूसरे के लिए आइसोटोनिक कहे जाते हैं। लेकिन जब आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल आएगा ना, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव, और 4 ऑप्शन देगा, उसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा ही नहीं ऑप्शन में, और नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में रहेगा। तो ध्यान देना है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है। बोलो, पाई इज इक्वल टू CRT होता है कि नहीं? जहाँ C का मतलब क्या है, मोलैरिटी है। C का मतलब क्या है, मोलैरिटी है। आप इसको MRT भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू R इंटू T। R क्या है, गैस कांस्टेंट 8.314, और T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। या फिर आप R का वैल्यू 0.0821 ले सकते हैं। जैसा रहेगा प्रेशर ATM में रहेगा, बार में रहेगा, उसके हिसाब से R का वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। अब जब आप पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, C1RT इज इक्वल टू C2RT। जब पाई इज इक्वल टू CRT है तो नहीं लिख सकते हैं C1RT इज इक्वल टू C2RT, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। R तो गैस कांस्टेंट है, सेम रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। टेम्परेचर, मान लीजिए दोनों सॉल्यूशन को रूम टेम्परेचर पर रखे हैं, तो दोनों सॉल्यूशन का टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी इससे कंक्लूजन क्या निकल कर आया, C1 इज इक्वल टू C2। यानी आपके ऑप्शन में यह भी सवाल रह सकता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर,
या सेम मोलर कंसंट्रेशन, तो आपका जवाब दोनों होगा। याद रखिएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं सॉल्यूशन के। यदि ऑप्शन में ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं, हम मोलर कंसंट्रेशन भी सेम होता है। यहां से क्वेश्चन घुमाना चाहे तो क्या घुमा सकता है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे दो सॉल्यूशन अगर आइसोटोनिक है और उनके दोनों के बीच में अगर मेम्ब्रेन लगा दिया गया हो तो कहीं भी ऑस्मोसिस की फेनोमेना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है। और ऑस्मोसिस होने के लिए कंडीशन क्या है? ऑस्मोसिस होने के लिए कंडीशन है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में पार्टिकल का फ्लो करता है। दो सॉल्यूशन अगर मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं तो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ अगर पार्टिकल का फ्लो होता है तो हम इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। या फिर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड अगर पार्टिकल का मूवमेंट होता है तो हम उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ जो दो सॉल्यूशन लिए हैं आप और दोनों सॉल्यूशन को मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर दिए हैं, लेकिन दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? सेम है, तो इसमें ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव सवाल ये भी हो सकता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में कभी भी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, ध्यान देने की जरूरत है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, व्हेन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नो ऑस्मोसिस अकर्स बिटवीन देम। उनके बीच में ऑस्मोसिस कैसे होगा? जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो कोई पार्टिकल किधर से किधर कैसे फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, और इसीलिए ऑस्मोसिस नहीं होता है। तो ये बात भी याद रखना है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए या तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, ध्यान रखना है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने की वजह से मोलर कंसंट्रेशन भी क्या होगा? सेम मोलर कंसंट्रेशन होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन में दोनों में से क्या दिया हुआ है? सेम मोलर कंसंट्रेशन भी होता है और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। सेम मोलर कंसंट्रेशन होने की वजह से इनके बीच में ऑस्मोसिस नहीं होता है। ये तीन बात आपको दिमाग में रखना है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीन पॉइंट रखना है। यहाँ से एक नंबर का अगर सवाल आता है तो छोड़ कर नहीं आना है, इसको बना कर आना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसके बाद देखिए डेफिनेशन भी देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड होता हूं थोड़ा। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अब आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है मेरी, मज़ा नहीं आ रहा है। थकावट सा हो जाता है लगातार काम करते करते, तो ब्रेक भी ज़रूरी होता है, ब्रेक नहीं मिल पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे हम लोग अब क्या पढ़ेंगे। दिख रहा है आप लोगों को या नहीं दिख रहा है? एक बार चेक कर लें। हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कलर अगर ज़्यादा लग रहा हो आपको तो। चलिए ठीक है, आप देखिए हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। क्या होता है हाइपरटोनिक और क्या होता है हाइपोटोनिक? इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बैठ करके सिंपल समझना है। जैसे दो लोग आपस में बात करते रहते हैं तो एक लड़का दूसरे से कहता है, अरे तुम रुको यार, हम बात कर रहे हैं ना, क्यों तुम बात बात पे हाइपर हो जाते हो यार, शांत रहो, हम बात कर रहे हैं ना। तो हाइपर हो जाना मतलब नॉर्मल से क्या हो जाना? ज़्यादा हो जाना। तो जैसे किसी को बात बात पे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, उसको बोलते हैं हाइपर आदमी है। और किसी को कुछ भी बोल दो, एकदम न्यूट्रल बॉडी है, कुछ गुस्सा ही नहीं आता है। जैसे हस्बैंड वाइफ में क्या होता है, वाइफ को बात बात पे पिनक जाती है तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, मतलब वाइफ क्या है? हाइपर है। लेकिन हस्बैंड बेचारा गाय बना रहता है, गौ बना रहता है, कितना भी बोल लो उसको असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बोलेगा तो महाभारत हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? हाइपर का मतलब क्या है? ज़्यादा, और हाइपो का मतलब जितना होना चाहिए उससे कम, बिल्कुल नहीं बोलेगा, शांत बैठा रहेगा। तो हस्बैंड जो है वो हाइपो है और वाइफ जो है वो क्या है? हाइपर है। इसी प्रकार आपकी गर्लफ्रेंड भी काय काय बहुत करती होगी, तो वो क्या है? हाइपर है। और लड़का जो शांत रहता है वो क्या है? हाइपो है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन विच हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर दैन द अदर सॉल्यूशन। यदि दो सॉल्यूशन आपके पास रखे गए हैं इस प्रकार से, मेम्ब्रेन से कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है, और दोनों सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तब तो ये दोनों सॉल्यूशन आपस में एक दूसरे के लिए क्या कहे जाएंगे? आइसोटोनिक कहे जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और किसी एक का कम है,
तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर बराबर है ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन बराबर है तब तो इसको आइसोटोनिक बोलेंगे। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर बराबर नहीं है तब जिसमें ज़्यादा प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर उसको हम क्या कहेंगे? यानी कि कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। भैया मेरे पाई इज इक्वल टू CRT है ना दोस्त, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सीधा सीधा किस पे निर्भर कर रहा है? कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रहा है। तो हाइपरटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा मतलब क्या है? दो सॉल्यूशन में जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, रटना नहीं है, रटोगे तो एग्जाम में थोड़े क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा घुमा देगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, रटो मत, समझो चीज़ों को। तो हाइपरटोनिक मतलब क्या? वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा क्यों होगा? जब उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, कोई चीज़ ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो उसको दबाने के लिए ज़्यादा प्रेशर न लगाना पड़ेगा, इसलिए उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन कोई दूसरा सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन कम है, उसको कम ही ताकत से दबा देंगे ना जी, इसका गाढ़ापन कम है तो दबेगा आसानी से, यानी इसको दबाने के लिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जिसका कम होता है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक होने के लिए कंडीशन क्या है? कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 0.9% से सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 0.9% से ज़्यादा सॉल्यूट है, यानी ज़्यादा गाढ़ा है, 0.9% से ज़्यादा गाढ़ा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक कहेंगे। और अगर 0.9% से कम है तो क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक कहेंगे। अगर 0.9 इसका भी है, 0.9 कंसंट्रेशन इसका भी है सॉल्यूट का परसेंटेज में, तो हम क्या कहेंगे? ये सॉल्यूशन आपस में दूसरे के लिए क्या कहे जाएंगे? आइसोटोनिक। तो जैसे पीएच के लिए मान क्या है? 7 से कम हो गया तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा हो गया तो न्यूट्रल, 7 रह गया तो 7 से ज़्यादा हो गया तो बेसिक, 7 से कम हो गया तो एसिडिक, 7 रह गया तो न्यूट्रल। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि 0.9% से ज़्यादा सॉल्यूट है तो जिसमें उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक, और जिसमें कम है उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। तो या तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए या ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा ही ना होगा प्यारे, ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन घुमा के क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा कि यदि आप डॉक्टर हैं और आपको पेशेंट को चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है? सलाइन वाटर चढ़ाना है पेशेंट को, तो इनमें से कौन से सॉल्यूशन को प्रीफर करेंगे? हाइपरटोनिक वाला सॉल्यूशन सलाइन वाटर लेंगे, उसमें ग्लूकोज घुला हुआ रहता है सलाइन वाटर में, या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए कि यदि कभी किसी पेशेंट को सलाइन वाटर चढ़ाना हो तो हम हमेशा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर साल्ट का परसेंटेज 0.9% से कम हो जाएगा तो सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो जाएगा, और सॉल्यूशन जब बहुत डाइल्यूट हो जाएगा तो उसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो जाएगा, और जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा तो जैसे ही वो बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा तो जो सेल्स, आप जानते हैं, पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में बायोलॉजी में, कि आपके शरीर में जो कोशिकाएं होते हैं, सेल्स होते हैं, उसका जो वॉल होता है वो मेम्ब्रेन से बना होता है, झिल्ली नुमा संरचना होती है, जाली नुमा संरचना होता है। तो अगर उसका जाली का जो छेद है, मेम्ब्रेन का जो होल है, ऑरिफिस है, उसके अंदर से क्या हो जाएगा? बहुत छोटा साइज रहेगा तो क्या होगा? उसके अंदर से वो चीज़ें प्रवेश कर जाएगा, पानी ज़्यादा प्रवेश कर जाएगा सेल के अंदर, और जब सेल के अंदर पानी ज़्यादा प्रवेश कर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, तो उससे पेशेंट, नस दब जाएगा तो पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी ना। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब भी कभी पेशेंट को सलाइन वाटर चढ़ाया जाता है तो सलाइन वाटर में सॉल्ट का या ग्लूकोज की जो मात्रा होगी वो 0.9% से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि सलाइन वाटर के लिए आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक में से किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, तो याद रखना है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज यूज्ड एज अ सलाइन वाटर इन द हॉस्पिटल फॉर पेशेंट, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, इसको इंपॉर्टेंट समझते हुए नोट डाउन करते जाए, हर चीज़ को ईमानदारी से देखते जाए, कोई भी चीज़ को लाइटली मत ले। एक मार्क्स में क्या क्वेश्चन आएगा, आजकल पैटर्न चेंज होता जा रहा है एग्जाम का। देखिए अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, इसके बाद खत्म हो जाएगा ऑस्मोसिस का टॉपिक। जब देखिए तो बाबू क्या कहता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज नॉट यूज्ड इन सलाइन। सलाइन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नॉट, वही बात है जो यहाँ पे बोल दिया हमने। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ऑलरेडी तो समझ गए आप लोग। रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम आरओ कहते हैं, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? समुद्र के खारा पानी को पीने योग्य इस्तेमाल में लाने के लिए कर सकते हैं। तो समुद्र के खारा पानी को अगर पीने योग्य बनाया जाए तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। या तालाब का, नदी का, डैम का गंदा पानी है उसको साफ करने के लिए भी आप आरओ का इस्तेमाल कर सकते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की मदद से। हमारे घर में भी तो आरओ लगा होता है यार,
उसका फिनोमेना भी यही होता है कि हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ अगर पार्टिकल का फ्लो करवाया जाए ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगा करके, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा के सॉल्यूशन के साइड अगर लगाया जाए तो ऑस्मोसिस की फिनोमेना उल्टी हो जाती है। उसी को तो कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। सब आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है देखते हैं। और इसके बाद अब हम लोग को लास्ट टॉपिक पढ़ना है। ये तो खत्म हो गया टॉपिक। इसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है एबनॉर्मल मोलर मास। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। इसको तब तक नोट डाउन कीजिए, उसके बाद उसको अगला स्टार्ट करते हैं।